बिल्कुल दूसरे कोने उस में समय जाके। में अगर पार्टी के संगठन के लोग अगर इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझें और पार्टी के स्थानिक लोग अगर समझें कि यहाँ पर ये निर्णय उपयुक्त होगा और चयन समिति उसमें देखिए राहुल गांधी जी का निर्णय उनके वक्तव्य को अगर सही मायने में हम लें तो उनका कहना ये था कि जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिसका कभी कोई क्षेत्र से संबंध नहीं, जिसने कोई जनसेवा से कोई इसका लेना देना नहीं हो, इस प्रकार के लोग। लेकिन ये वाले निर्णय में भी निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वहाँ के स्थानिक लोगों का जो सुझाव था, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अपने नज़रिया था, कुछ उनके कुछ जस्टिफिकेशन थे, वो देखने के बाद में चयन समिति इसकी सब चीज़ निर्णय चयन समिति करती है और चयन समिति को लगा कि ये कोई पैराशूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए स्थानिक लोगों ने मिलकर एक सुझाव मान ली दिया चलिए हो। आपकी सारी बात की स्थानीय लोगों का सुझाव था। जी अब जो लोग आपकी पार्टी छोड़ के उधर चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? इज्जराज सिंह जी कोटा राज परिवार के सदस्य और सांसद रहे कोटा बूंदी से आपकी पार्टी के टिकट पर। ममता शर्मा जिनको आपने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, जिनको आपने महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, उनके ससुर यहाँ मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, कई बार विधायक बने हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या ऐसा एक दिन हो गया कि इज्जराज सिंह आ गए बीजेपी में, पत्नी के चुनाव लड़ रहे हैं? ममता शर्मा बूंदी की रहने वाली पीपलदा में जाके बीजेपी की टिकट चुनाव लड़ रही है, एक दिन पहले टिकट नहीं मिला बेटे को, तो फिर उसको क्या कहेंगे? देखिए ये एक बहुत दुखद घटना, मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से पार्टी भी इस चीज़ से दुखी है। इस प्रकार के वरिष्ठ नेता जिनको पहचान पार्टी ने समय समय पर अनेक पदों से विभूषित कर पार्टी में और उनके समाज के अंदर में, प्रदेश के अंदर में एक पहचान दी, सत्ता में भागीदारी दी। अगर आप देखें तो इजराज सिंह जी की अगर बात करें तो हमारे पार्टी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। आने वाले समय में उनसे स्वयं जो बात करके और चर्चा करके गए थे तो इस चीज़ को उन्हें मान्य भी किया कि आने वाले समय में 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हमारे बहुत ही प्रस्तावित मतलब सर्वमान्य बिल्कुल ठीक एक लोकसभा के नहीं, बहुत प्रत्याशी हो सहज इंसान सकते है, थे, व्यक्तिगत रूप से बहुत सरल और सहज इंसान है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। और ममता जी के बारे में अगर मैं कहूं तो चंद घंटों पहले तक के वो निश्चित रूप से वो चाहती थी कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे बेटे को चुनाव में लाया दिया जाए। चयन समिति ने उसमें उस चीज़ को जांचा, परखा, पहचाना और चयन समिति ने अपना निर्णय एक ये करके, जैसा मैंने कहा कि पार्टी भी इस कोशिश में थी कि कहीं पे नौजवान अच्छे लोगों को भी हम लेके आएँ जी। लेकिन फिर मैं कहा कि यहाँ पर भी जब चयन समिति के सामने स्थानिक लोग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे अलग अलग सलाहकार जो उस समय में उस क्षेत्र का दौरा और सर्वे करने के बाद में जिन्होंने अपना इनपुट दिया, उनके मान से वहाँ के समीकरण में और सभी चीज़ों को देखते हुए, अच्छा हरिमोहन जी भी जिनको टिकट दी है वो भी पार्टी के अंदर में उन्हें भी अपना पूरा जीवन दिया, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं वो और स्टालवर्ड हैं उस इलाके में, मैं जानता हूँ बिल्कुल। तो अब अगर उनका सम्मान करना है तो अगर और जो जूनियर जो युवक साथी हमारा है उसके लिए हमने कुछ बेहतर सोच के रखा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन चंद घंटों में क्या बदल गया, इस प्रश्न का जवाब मेरे ख्याल से ममता जी और इजराज जी दें तो बेहतर होगा। क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि अवसरवाद राजनीति में आज की तारीख में राजनीतिक मूल्यों को कई हद तक के जो गिरावट आई है, नहीं तो उधर चला जाए तो अवसरवाद, इधर आ जाए बीजेपी से तो अवसरवाद। मैं तो वही भी कह रहा हूँ, मैं तो वही नहीं, यहाँ पर आने के लिए कुछ पार्टी का टिकट का ध्येय देकर नहीं आए, ये ओरिजिनल कांग्रेस के लोग थे। देखिए मैं अगर बात करूं तो मीना परिवार भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, विचारों से जुड़ा हुआ और अपने आप को बहुत डीजीपी थे, सरकार में थे, हाँ वो लेकिन थे और सीधे गए लेकिन उनके परिवार में नमो नारायण मीना जी उनके जो ब्रदर हैं वो हमारे इसमें मंत्री रहे। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अगर हम बात करें मानवेंद्र सिंह की, यही आरोप वसुंधरा राजे लगा रही हैं कि मानवेंद्र सिंह को, उनके परिवार को जो सब कुछ दिया, जो मान सम्मान दिया, वो भाजपा ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आज वो भी तो अवसरवाद की तरह आपके यहाँ। मेरे ख्याल से मानवेंद्र जी के केस में अगर हम जसवंत सिंह जी को मद्देनजर कर रख के अगर सोचे, चाहे आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, पार्टी के अंदर में उन्हीं के समकक्ष जो भी नेता लोग रहे हैं, उनके साथ में पार्टी आज क्या व्यवहार कर रही है और पिछले 5 सालों से किस प्रकार से उन लोगों को उनके साथ व्यवहार कर रही है, ये देश की जनता, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग हों, लेकिन आज उनसे भी अगर पूछें कि क्या वो सब अपने आप को सहज महसूस करते हैं जिस प्रकार से इन वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने पार्टी की आधारशिला ही न कि पार्टी के जो आधार स्तंभ रहे हैं,
और उसका रिएक्शन है, आपका कहना है? नहीं, हो सकता है ये व्यक्ति। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से, तो निश्चित रूप से अगर परिवार के अंदर में राजनीति के दो चीज अवश्य होती है, एक तो स्वाभिमान और एक के स्वयं के सिद्धांत। ये दो चीजें रखकर और राजनीतिक मूल्यों को रखकर अगर हम राजनीति करें तो निश्चित रूप से समाज उसका सम्मान करता है। मैं नहीं समझता कि मानवेंद्र जी को, मैं इस चीज को पूरा करना चाहूंगा, जिस प्रकार से जसवंत सिंह जी हों या अटल बहादुर जी हों या आडवाणी जी हों, आज भी समाज के अंदर में इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन कांग्रेस का भी हर वरिष्ठ नेता उनका सम्मान करता है, क्योंकि उनने समाज के सामने में उदाहरण पेश किया, उन्होंने समाज के सामने कुछ मूल्य रखे और उन मूल्यों की पालना की। आज अगर महात्मा गांधी जी को हम याद करते हैं या नेहरू जी को याद करते हैं, तो आज अगर आप देखें तो एक सतत कोशिश आरएसएस की और इस विचारधारा के लोगों की रही है कि किसी तरह से इन छवियों को पहले धूमिल करें, ताकि उसके आधार पर वो जो जिस प्रकार के विचार समाज के अंदर में लाना चाहते हैं, जिस प्रकार के लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको वो आसानी से बढ़ा सकते हैं। एक सवाल आपकी बात से निकल पड़ा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे राजस्थान के चुनाव से लेना देना नहीं है, पर आप कांग्रेस के स्तंभ में आप भी बार बार मोदी कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। आपकी पार्टी इससे मुद्दा बनाकर कभी जवाब नहीं देती कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। वो हमेशा नकारते रहते हैं आपके 70 साल की उपलब्धियों को, और आप 70 साल की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगते ही नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने हमेशा लोक सेवा और जनसेवा में विश्वास रखा है। कुछ मूल्यों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, जिन नेताओं का नाम आपने लिया, उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उन बलिदान की तुलना शब्दों में नहीं की जा सकती। और इस चीज़ का ये एक सिर्फ उन नेताओं का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता का ये अपमान है। कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी इस चीज़ का कोई भी जो उपलब्धियां, या आज विश्व का एक अगर मजबूत एक विश्व के सामने एक मजबूत देश बोल के अगर भारत आया हुआ है, तो 1947 में कहाँ से हमने शुरुआत की और आज 1918 में एक मजबूत शक्ति के रूप में अगर भारत उभरा है, तो ये सिर्फ 2013-14 के बाद में उभरा हो, ये पूरा दुनिया पूरी जानती है। सब जानते हैं इस बात को। तो अगर आप कहते नहीं है इस बात को। नहीं कहना, देखिए, कई चीज़ों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देश की जनता जानती है और देश की जनता को आज एहसास हो रहा है। जी, उन्होंने यही चीज़ों की कि 2013-14 में हमने किस प्रकार से इस प्रकार के बहकावे में और लोक लुभावने जो आश्वासन थे या जो जुमले थे, उनमें पढ़कर हम लोगों ने जो गलती की और देश का हर स्तर पर जो नुकसान हुआ है, चाहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के देख लीजिए, देश के अंदर में जो सामाजिक मापदंड थे उसमें जो गिरावट आई है, लोगों के मन के अंदर में एक प्रेम भाव, आपस में समाज में एक जो आत्मीयता रहती थी, 36 कौमों को साथ में लेकर चलने की हमारी जो गंगा जमुना जो हमारी तहजीब थी, उसमें जिस प्रकार से लोग अब अपने आप को, अब ये तहजीब की बात जिसका आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ आए राजस्थान के दौरे पे, कह गए कि उनको या अली मुबारक, हमको बजरंग बली। फिर बजरंग बली कभी दलित हो जाते हैं, आज किसने कहते हैं आर्य हो जाते हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के देवी देवता को आराध्य मानकर उनका सम्मान करती है, उनको पूर्ण सम्मान जानकर। आप पर आरोप लगा ना या अली है इनके, तो मैं आपको कह हिंदू देवी देवता इनके नहीं है। मैं बिल्कुल भी जोगी जी के बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि अगर जोगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, जहाँ पर कि भारी ऐतिहासिक बहुमत से प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है, कृपा करके राजस्थान को उत्तर प्रदेश ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि वो अपने प्रदेश का और यहाँ की जिस प्रकार की हमारी सामाजिक समरसता है, उस समरसता मैं कहूँगा कि उसको योगी जी जैसे महान पुरुषों के यहाँ पर आके उनके इस प्रकार के वक्तव्यों से निश्चित रूप से असहज महसूस कर रही है। योगी जी अगर यहाँ पर आकर बात करते कि राजस्थान के प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार के माध्यम से उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएगी, तो प्रदेश की जनता उसका स्वागत करती। अगर वो ये कहते कि यहाँ पर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस प्रकार से बिगड़ी हुई है, भले ही मेरे उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर हम इसको मजबूती से इसको यहाँ की तो गारंटी वो कैसे ले सकते हैं, वो तो वहीं के चीफ मिनिस्टर तो हैं। अगर वो यहाँ पर कुछ पार्टी की चलिए, आप लंबे समय से राजस्थान को देख रहे हैं,
राजस्थान एक फ्यूडल स्टेट रहा है और यहाँ जातिवाद बड़ा प्रबल है। हमेशा मानते हैं कि जाट इधर जाएंगे तो राजपूत उधर जाएंगे। जिंदगी भर राजपूत कांग्रेस के खिलाफ ही चलते रहे। स्वतंत्र पार्टी हो, राम राज्य परिषद हो, जनसंघ हो, बीजेपी के हो, जनता पार्टी हो, ऐसा परसेप्शन रहा है कि कुछ गिने चुने राजपूत के अलावा बाई एंड लार्ज राजपूत कम्युनिटी उधर जाती है, बाई एंड लार्ज जाट कम्युनिटी कांग्रेस साथ रहती है, किसान वर्ग कांग्रेस साथ रहता है और जमींदार वर्ग और राजा वर्ग उधर रहता है। ऐसा एक परसेप्शन रहा है। लेकिन इस चुनाव में आपको क्या लगता है, जातिवाद कोई अपना रोल प्ले करेगा? जाति आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, जाति आधार पर वोटों की चर्चा होती है, गणित होते हैं, जाति के ठेकेदार वोट के लिए ठेकेदार बन के सामने आ जाते हैं कई बार। अब आपको क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार जातिवाद पहले जैसा है या नहीं है? अनिल जी, मैं इस चीज़ को बहुत दावे के साथ और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव राजस्थान की जो भी आपने जातिगत परंपराएं बतलाई हों जी, लेकिन एक खुशी है मुझे इस चीज़ को देखकर कि माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस प्रकार का जातीय समीकरण और जातीय समीकरण के आधार पर राजनीतिक निर्णय पूरा तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सुधारना आई है जी। लोग जिस प्रकार से आज देश में वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है उसको असफल करने के लिए और उसको मिटाने के लिए लोग राहुल जी के आह्वान पर या यहाँ के बुद्धिजीवियों और हमारे महान संत और यहाँ के जो जिन्होंने राजस्थान का निर्माण किया उन लोगों के उन लोगों से प्रेरणा लेकर जाति और धर्म से ऊपर उठकर जी आज कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बदलाव, एक बहुत ही सुखद बदलाव आपको दिखेगा कि जहाँ पर राजस्थान की जनता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी उनकी कास्ट हो, उनका जात हो, धर्म हो, लेकिन एक आवाज़ में पुनः एक बार सर्वधर्म संभाव का जो नारा और जो ध्येय लेकर कांग्रेस चली है उनकी इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए फिर एक बार कांग्रेस के समर्थन में सामने आ रही है और यहाँ पर एक नया आयाम और नया एक विश्वास पूरे देश के लिए वो संदेश राजस्थान से देगी। बीजेपी की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको माना जाता है कि संघ उसकी बैकबोन है। उन्होंने बूथ लेवल पर 5-5 लोगों की कमेटी बनाई हर बूथ पर और पन्ना प्रमुख, पन्ना दे देते हैं कि पन्ना प्रमुख इस पूरे पन्ने के वोटरों के लिए जिम्मेदार। तो पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल कमेटी, इससे निपटने की क्या तैयारी कांग्रेस की? कांग्रेस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। देखिए, कांग्रेस कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं रही बिल्कुल। वो तो एक सैलाब आता है ना, एक विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस एक विचारों वाली पार्टी है जो विचारों के आधार पर चलती है। इसमें कैडर जो है आम जनता और हर समाज के वर्ग को कांग्रेस अपना एक अंग मानकर चलती है, क्योंकि हर एक का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है कि वो अपने विचारधारा से लोगों को जीतना चाहती है, ना कि कांग्रेस अपने कैडर के माध्यम से या लोगों को डराकर, धमकाकर, बहकाकर, झूठे वादे देकर या झूठे लोगों के अंधविश्वास पे लोगों को फुसलाकर ये पार्टी नहीं बनी है। कांग्रेस एक विचारों पर आधारित पार्टी है। पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक संगठन सशक्तिकरण प्रोग्राम काफ़ी समय तक प्रदेश में चलाया। मैं जब यहाँ पर आया उसके बाद में संगठन के सभी लोगों की मदद से हमने मेरा बूथ मेरा गौरव ये कार्यक्रम, पहले हमने बूथों की स्थापना की, बूथ जो पहले से थे उसको और सशक्त किया, और उसके बाद में मेरा बूथ मेरा गौरव के माध्यम से हमने अपनी नीतियाँ, अपने आने वाली पार्टी के संगठन के प्रोग्राम, कार्यक्रम और हमारे आने वाले समय में हमारी भूमिका क्या होगी इस बारे में कार्यकर्ताओं के साथ में मंथन किया। आप ये देखेंगे कि जो ये एक मिथ फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हर बूथ के अंदर में पन्ना प्रमुख बनाती है और करती है, उतना ही नहीं, ये कोशिश इनकी ये रहती है कि वहाँ के युवकों को आर्थिक लालच देकर उन लोगों को इस प्रकार के कामों में लगाया जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हर एक बूथ पर पूर्ण मजबूती और मुस्तैदी के साथ में मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की विचारधारा और लोगों के मैनिफेस्टो, हमारा जो लोक मैनिफेस्टो है, जन मैनिफेस्टो जो है, उसको लेकर लोगों के बीच में विश्वास हासिल करने के लिए अपील कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी बूथ प्रतिनिधि या पन्ने प्रमुख लगा दे, प्रदेश की जनता का और मानस बना हुआ है, उन्होंने निर्णय ले चुके हैं। सिर्फ मात्र 7 तारीख का इंतजार है कि 7 तारीख को वो बटन दबाकर अपना मत
पेटी में जमा कराएं और 11 तारीख को प्रदेश की इस कुशासित सरकार से मुक्ति पाएं। जी, मैं वो सवाल तो नहीं पूछूंगा आपसे जो हर पत्रकार पूछता है और जनता में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं नहीं पूछता आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पार्टी के मन में तय है या चुने हुए विधायकों से उनकी राय लेकर बात की जाएगी, चुने हुए विधायकों के बहुमत के आधार पर कुछ तय होगा, बस ये सवाल है। देखिए, पार्टी की परंपरा और पार्टी के अभी तक के जो भी निर्णय हुए हैं, पार्टी इससे पहले भी अगर कुछ एक आध दो जगह अपवाद छोड़ दें तो कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर पार्टी चुनाव में नहीं जाती। कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने नेतृत्व को लेकर जनता के बीच में हमेशा से जाती रही है और इस बार भी कोई नयापन नहीं है राजस्थान में। रही बात मुख्यमंत्री बनने का कौन, उसका निर्णय लेने किस प्रकार से लिया जाएगा, उस प्रक्रिया के बारे में, तो एक सामान्य प्रक्रिया है, यही परंपरा है कि पार्टी आलाकमान चुने हुए प्रतिनिधियों से सबसे चर्चा करती है और उसके बाद में फिर अपना निर्णय लेती है। तो यहाँ पर भी जब हमारा बहुमत आ जाएगा, हम सब प्रतिनिधियों से हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके आलाकमान को सूचना देकर और उसके ऊपर में आलाकमान अपना निर्णय देती है और फिर जो भी व्यक्ति को मौका दिया जाए, जो भी व्यक्ति उस पर चुना जाए, वो सार्वजनिक और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेकर प्रदेश की जनता की सेवा करता है। सबको स्वीकार्य होगा निश्चित रूप से। अब देखिए, ये चीज़ आज तक तो चलती आई है। आप अगर देखें तो पिछले सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में कांग्रेस अधिकांश समय शासन करते आई है। लोगों ने उनको शासन करने का आशीर्वाद दिया, मौका दिया और कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वो इन सब पृष्ठभूमि पर सोचती है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के छवि है उसके ऊपर में नहीं जाती है, निश्चित रूप से उसको कंसिडर करती है, लेकिन बाय एंड लार्ज प्रदेश का कार्यकर्ता का, यहाँ की जनता का, यहाँ की नीतियों का हमारा कार्यक्रम कौन सफलतापूर्वक और किसको अंदर में सबका समर्थन मिल सकता है, इन सब चीज़ों पे विचार कर फिर निर्णय लेती है। वही चीज़ यहाँ पर दोहराई। चलिए, ये तो मान लिया, लेकिन बार बार लोग गणना करते हैं कि कितने गहलोत के लोग टिकट पा गए, कितने पायलट के लोग टिकट पा गए। आपको कुछ पता हो तो बताएं, कितने पा गए, किसके लोग टिकट? मैं पिछले 1.5 सालों से जी राजस्थान के लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में घूम रहा हूँ। ऐसा शायद ही कोई ऐसा जिला या ब्लॉक नहीं बचाओ छोड़ा, जहाँ बिल्कुल से छोड़ा हो। बिल्कुल। और लोगों के बीच में जन सामान्य की हैसियत से भी मैं बैठा हूँ। आज जब भी मैं मीडिया में देखता हूँ, प्रचार माध्यम में विशेष रूप से, बिल्कुल ठीक, तो प्रचार माध्यम में भारतीय जनता पार्टी प्रचार माध्यम से, क्योंकि उनके पास में कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है जी। कांग्रेस में एक युवा नेतृत्व है, एक अनुभवी नेतृत्व है, दोनों का एक बहुत ही जबरदस्त समागम और अंडरस्टैंडिंग, आपसी सामंजस्य है जी। और उस आधार पर कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर है, मुझ जैसा जो यहाँ के प्रभारी हैं वो समन्वय का काम कर रहा है हर स्तर पर। अब हमारी वो अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर अगर अपने बारे में बात करे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे आज सबसे बड़ी चिंता का विषय, तो आपके घर की चिंता ज़्यादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ये है कि भाई आपके यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आपके घर में क्या आप खाना बनाएंगे जी, आपके घर में आप क्या पहनेंगे, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या आग लगी है, किस प्रकार की उनका कार्यकर्ता डिमोरलाइज है, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उस विषय में, या उनकी खुद की उपलब्धियां क्या हैं, इस विषय पे ना ही जोगी जी बात करेंगे, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, ना ही मोदी जी बात करेंगे, ना अमित शाह जी बात करेंगे। कभी राम, कभी रहीम, कभी हनुमान जी, कभी गौतम बुद्ध, और इस आधार पर लेके हिंदू मुसलमान, यही चीज़ों पे वो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का। और इसीलिए मेरा आपके माध्यम से मीडिया से भी और जनता से भी अपील है कि अब बहुत हो गया। 1947 से लेकर या 1857 से लेकर अभी तक के इतिहास में देश की जनता ने हमेशा सही निर्णय लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भले ही इस प्रकार के कितने भी ध्यान को बटाने के लिए, हटाने के लिए कोशिश की जा रही हों, लेकिन प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना रखा है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस नेतृत्व के पक्ष में अपना विश्वास जतलाएगी और राजस्थान में एक मजबूत सरकार कांग्रेस की। यहाँ कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे? देखिए, आज अगर आप लोगों की जनभावना से अगर जाएं और जो ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो वास्तविकता है, आश्चर्य नहीं होगा कि हम
5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे और 4 में तो पक्का बनाएंगे। जी, वो कह रहे हैं अमित शाह जी आए थे कल कि दूरबीन से ढूंढेंगे तो कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगी देश में। 11 तारीख अमित शाह जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, 5 प्रदेशों की जनता आने वाली 11 तारीख को अपना निर्णय देश के लोगों के सामने रखने वाली है। ये एक दिशा निर्देश होगा, एक इशारा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश की बाकी जनता के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए। चलिए माना है कि आप तीनों ही बड़े स्टेट जो हैं जिनका नाम चर्चा में ज़्यादा आता है क्योंकि पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश भी बहुत राजनीति में दखल रखता है देश की, तो इनमें आप मान लो जीत गए, जी, बहुमत से भी जीत गए, अच्छे % बहुमत से जीत गए, जीतेंगे मान लिया मैंने, तो क्या इसके बाद भी 2019 में गठबंधन की राजनीति बरकरार रहेगी कांग्रेस की? निश्चित रूप से। ये नहीं कि हम जीत रहे हैं तो हम ही अकेले लड़े, ना ना ना, पहले की तरह देखिए ये गठबंधन और सब जो हैं एक समविचारिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से देश के अंदर में जो राजनीतिक मूल्यों का गिरावट और एक भारत की जो छवि है उस चीज़ से आहत जो लोग और राजनीतिक पार्टियों के विचार अलग अलग होते जरूर हैं, लेकिन इस विचार से कोई भी सहमत नहीं है कि जिस प्रकार से देश में नीतियों को लागू किया जा रहा है, एक प्रकार से अनकहा एक आपातकाल जी देश में महसूस किया जा रहा है। और ये गठबंधन निश्चित रूप से ये शीर्ष नेतागणों को लेना है, सबको मिलकर लेना है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही इस संबंध में अन्य पार्टी के सभी शीर्ष नेता मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तारीख भी जल्दी से आपको घोषित की जाएगी। तो विचार विमर्श कर कर एक साथ मिलकर किस प्रकार से देश की भलाई के लिए, यहाँ के हमारे संस्कार, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिए किस आधार पर हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आगे आना है, एक कॉमन लक्ष्य लेकर आगे आना है, इस विषय पर वो सभी शीर्ष नेता चर्चा करेंगे और जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश देश की राजनीति के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। चलिए एक सवाल मैं ऐसा पूछता हूँ कि अगर हम गठबंधन में गए तो कांग्रेस की उस प्रदेश की इकाई, क्योंकि वो रीजनल पार्टीज हैं और कांग्रेस स्थानीय स्तर पर वहां की इकाई उनसे ही लड़ती है। ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं आप, ममता बनर्जी गठबंधन में शामिल, अखिलेश से लड़ रहे हैं मान लो तो अखिलेश या मायावती गठबंधन में शामिल, तो आप अपनी रीजनल इकाई को पैरालाइज तो नहीं कर देते हैं ऐसा गठबंधन करके उन पार्टियों से जिनके खिलाफ रीजनल इकाई को लड़ना पड़ता है चुनाव भी और फील्ड में भी? अनिल जी देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस हमको ही नहीं, वही समस्या बाकी अन्य पार्टियों के सामने भी है जी। विचारों का भी कई जगह में थोड़ा सा बदलाव भी है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ होम हवन में कुछ आहुतियां देनी होती है जी। देयर इज द कॉस्ट ऑफ एवरी कमिटमेंट और एवरीथिंग एवरी सो उस आधार पर जो भी ये शीर्ष नेता बैठकर निर्णय करेंगे, निश्चित रूप से वो नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, तो उस चीज़ को, उस भावनाओं को, उसके अच्छाइयों को समझकर कार्यकर्ता भी अपने आप को इस कुछ को समझेगा। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र में मान लो लोगों ने आपका प्रधानमंत्री बन गया, गठबंधन में दूसरी रीजनल पार्टीज है, तो रीजनल पार्टी के इंटरेस्ट और आपकी पार्टी के इंटरेस्ट दोनों के व्यू पॉइंट, देश चलाने के तौर तरीके, उनका नजरिया बिल्कुल प्रादेशिक और रीजनल क्षेत्रीय होता है। भाषा को लेके समझ लें, हिंदी को लेके समझ लें, तमिल के लोग, आज शिवसेना वही हिंदूवादी पार्टी पर बीजेपी को तकलीफ दे रही है कई मुद्दों पर, तो उनका आउटलुक होता है बिल्कुल रीजनल, विशुद्ध और अपने आधार को कैटर करना, अपने आधार को सुरक्षित रखना, मराठा आरक्षण जो भी है व्हाट्सएवर इट में भी, लेकिन उनका जो छोटा सा आधार होता है उसको बचा के रखना उनकी मजबूरी होती है, उसके लिए फिर वो आपसे भी लड़ बैठते हैं। तो कितना उचित है भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहाँ संस्कृति, बोली, भाषा, आचार विचार और डायलेक्ट, सब चीज़ें बहुत इतनी सारी विविधताएं लेकर हैं। यही तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की, भारत की यही सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी ताकत भी यही जी। तो फिर केंद्र वाली पार्टी जो केंद्रीय होती है, पूरे देश की लीडिंग पार्टी होती है, उसके सामने संकट आता है कि उनके इंटरेस्ट को संभाले या देश के इंटरेस्ट को देखे, कई बार क्लैश होता है। देखिए, अनेकता में एकता, यही हमेशा हमारा नारा रहा और ये हमारी वैशिष्टता जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज की वर्तमान राजनीति जिस प्रकार से जिसने करवट लिया है वो एक कोलिएशन की राजनीति है, जहाँ पर आप कोलिएशन से सरकारें चलाते हैं,
लोगों को, जैसा आपने कहा कि यही अनेकता में एकता की बात जो आपने कही, तो इसमें हर समाज के वर्ग या पार्टी के विचारधारा वाली पार्टियों का एकमत होना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यही उसका एक हल होता है, जिसमें कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स को लेकर सभी पक्ष एक साथ आते हैं, जो कि राष्ट्र हित में, राज्य के हित में हो, जनता के हित में हो। और अब पहले जो बाइपोलर दो पार्टियां, हाँ, वो सिस्टम नहीं रहा, तो उस सिस्टम में काफ़ी बदलाव आया है। तो उसको अगर देखा जाए तो एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं ये भी कहूँगा कि एक प्रकार से बहुत अच्छा भी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए जी। लेकिन शासन करने के लिए, शासन करते हुए एक मत के साथ में हम कुछ डिलीवर कर सकें, क्योंकि हर पार्टी के अपने पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं जी। तो अब ये तौर तरीका है, उसमें से क्या बेहतर हो सकता है, उस चीज़ को ये सभी नेतागण की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल कांग्रेस ने प्रदेश को जो अच्छे काम दिए, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि सब पार्टियों को साथ में लेकर भी देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अन्य क्षेत्रों में भी देश ने अच्छा विकास किया। ये एक दुविधा नहीं आती आपके पास में दुविधा नहीं आती कि सीपीएम सीपीआई भी बीजेपी के और आरएसएस की और हिंदुत्व के खिलाफ, और ममता बनर्जी भी खिलाफ, और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ, तब आप इसके साथ जाएंगे उसके साथ जाएंगे? यही तो मैंने कहा कि भारत की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव, हमारे संविधान को बोल लीजिए या हमारे यहाँ की जो विभिन्नता होते हुए भी विचारों को एक साथ लाने का एक बहुत अनूठा उदाहरण है। इसको एक पॉजिटिव एंगल से भी अगर हम देखें तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बढ़ता हुआ अच्छा कदम है। अब उसमें उसको सेटल होने में कुछ कीमतें देनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट इसकी होगी, और इससे चलकर आगे चलकर कुछ बेहतर, ये ट्रांजिशनल पीरियड होगा, एक तरह का संक्रमण काल होगा राजनीति का, और खासतौर पर कांग्रेस के लिए जिसने एक क्षेत्र राज किया है। क्योंकि देखिए अनेक ऐसी विचारधाराएं, चाहे वो माओवाद हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, हर चीज को अगर, या आप जिस प्रकार से जो आरएसएस और आधार पर ये हमारी बनी हुई महान भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब विचारों में एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है जी। और ये परिवर्तन आकर कहीं पर बेहतरी के लिए इससे अच्छा एक कुछ ना कुछ बेहतर वो निकलेगा। और ये मंथन जो है, इसको, ये मंथन का फेज़ है, ये मंथन का फेज़ भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा और फिर देश के सामने एक नई तस्वीर आएगी। नई तस्वीर आएगी। राखी जी कुछ पूछना चाहती हैं? जी अविनाश जी, मेरा एक सवाल है, हम राजस्थान में वापस आते हैं। अभी आपने जन घोषणा पत्र अपना दिया, उसमें सबसे पहली बात है किसानों का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में, 10 दिन के अंदर, सबसे बड़ी बात 10 दिन में, और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पहली बात तो कितना माफ करेंगे, क्या पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, और क्या फिजिबल लगता है कि 10 दिन के अंदर ये सब जो क्रियाएं होती हैं, सारी जो कागजी कार्रवाई होती है, पूरी हो जाएगी? देखिए, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि नियत सबसे महत्वपूर्ण होती है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से ऐलानिया तौर पर मंच पर किया हुआ है जी। और इस चीज को बार बार दोहराया है कि मैं किसी प्रकार का गलत आश्वासन या जुमला नहीं बोल सकता। कर्नाटक में हमने ये प्रयोग किया, कर्नाटक में हमने किसानों को कर्ज माफ किया। पंजाब उदाहरण है। 10 दिन बोलने का उद्देश्य ये था कि 10 दिन के अंदर में, 2-3 दिन के अंदर में, ये वर्तमान सरकार की किस प्रकार से, क्या उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसानों का कर्ज कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें शेयर कितना है, केंद्र सरकार का कितना है, अन्य चीज़ों को स्टडी करते हुए 2 दिन में एक समिति बन जाए, 2-3 दिन के अंदर में वो उसके ऊपर में अध्ययन करे, उसके किस प्रकार से वो कर सकता है। तो उसका भी एक टाइम फेज बनाया हुआ है। ये सिर्फ रैंडमली 10 दिन में हो जाएगा बोलना और बिना सोचे समझे बोला, ऐसा नहीं है। यही फर्क है आज देश को एक युवा नेतृत्व, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास, उसका मैं समझता हूँ कि एक मिसाल और एक उदाहरण ये है। उसके साथ में पार्टी कैडर, ब्यूरोक्रेसी, पार्टी की सरकार, जनता प्रतिनिधित्व, वो कितना ईमानदारी से इसके लिए जुटता है, परीक्षा उसकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो दिशा निर्देश उन्होंने किया हुआ है, उसको सफल बनाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और उसके लिए भले ही
अगर 10 दिन के अंदर में 24 घंटे होते हैं और 10 दिन में अगर 240 घंटे हैं, तो ये 10 दिन ना देख के आप 240 घंटे अगर आप देखें तो उतना समय इस चीज़ पर निर्णय लेने के लिए